हेलो फ्रेंड्स, क्विज और डिस्कशन फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हुए मैं दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए भेज रहा हूं और इसमें भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षाओं में काम आ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर भी करें। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला ही प्रश्न है कि भारत सरकार में प्रयोग में आने वाला शक संवत किस शासक ने प्रारंभ किया? भारत सरकार में प्रयोग में आने वाला शक संवत किस शासक ने प्रारंभ किया? ऑप्शन है ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी कनिष्क और डी है विक्रमादित्य। इसमें आपको आंसर बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। ऑप्शन है ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी कनिष्क और डी है विक्रमादित्य। तो इसमें आंसर है क्या? कनिष्क। आंसर क्या होगा? कनिष्क। आपको बता दें कि यह जो कनिष्क है कुषाण वंश का शासक है। कुषाण वंश का शासक है, ठीक है। और यह कहा जाता है कि कनिष्क 78 ईस्वी सन में अपना राज्याभिषेक कराया था और उस राज्याभिषेक के समय ही इसने शक संवत की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? तो शक संवत की शुरुआत की थी। कब? तो 78 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ या राज्यारोहण हुआ या गद्दी पर बैठा और उसी समय यह जो है शक संवत की शुरुआत की। और यह जो शक संवत है आज भारत सरकार इसे अपना राष्ट्रीय कैलेंडर मानती है। क्या मानती है? राष्ट्रीय कैलेंडर। और 22 मार्च 1957 से 22 मार्च 1957 से यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित है। भारत सरकार जो है अपना जो भी राजपत्र जारी करती है तो इस राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार जारी करती है। अगर अपने नागरिकों के लिए कोई आज्ञा पत्र देती है तो इस नागरिकों के लिए आज्ञा पत्र अगर जारी करती है तो इसी राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत के अनुसार करती है। या फिर आकाशवाणी के द्वारा जो प्रसारण किया जाता है वो भी शक संवत के अनुसार ही किया जाता है। और ये शक संवत कब से भारत में मना ये राष्ट्रीय घोषित किया गया? तो 22 मार्च 1957 से। किस शासक को अगर पूछे कि शक संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा। कनिष्क किस वंश का शासक है? कुषाण। किस ईस्वी सन से इसकी शुरुआत है शक संवत की? तो 78 ईस्वी से, ठीक है। अब देखेंगे कि यह जो कनिष्क है कुषाण वंश का शासक है तो कहता है कि यह इच्छित खोरी कबीले के लोग थे जो उत्तरी मध्य एशिया से भारत आए थे, जो चीन के आसपास का इलाका है। उस टाइम में कुषाण लोग हमारे भारत की धरती पर आए और धरती पर आकर के शासन करने लगे। मथुरा और पेशावर में अपनी 2 राजधानियां बनाए। मथुरा और पेशावर में 2 राजधानियां बनाते हैं और इस तरीके से भारत में शासन करता है कनिष्क। और यह कनिष्क भारत में जो एक महत्वपूर्ण काम करता है कि शक संवत की शुरुआत करता है। इतना ही नहीं करता है, कनिष्क की बात में बताता है तो यह महायान संप्रदाय को भारत में महायान संप्रदाय को संरक्षण देता है। बौद्धों का जो महायान संप्रदाय है उसको संरक्षण देने का भी काम करता है। कौन? कनिष्क, ठीक है। अब देखेंगे ऑप्शन है अशोक, ठीक है। तो अशोक जो है, अशोक आपको बता दें अपनी धम्म नीति के लिए जाना जाता है। धम्म नीति के लिए जाना जाता है। अशोक ने धम्म नीति के माध्यम से अपने जनता को संबोधित करने की कोशिश किया और उनको इस बात को प्रेरित किया कि धर्म के अनुसार आचरण किया जाए। धर्म के अनुसार हम आचरण करें, अपने से बड़ों का आदर करें, गुरुजनों की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें, आवश्यकता से अधिक जो है जुटा करके न रखें या ग्रहण न करें। इस तरीके की बात जो है धम्म नीति में जारी करता है। कौन? अशोक। और धम्म नीति जारी कर करके हथियार रख करके और पूरे भारत में शासन करने की कोशिश करता है अशोक। और इस तरीके से भारत का पहला महान शासक होता है अशोक, ठीक है। इसके बाद में समुद्रगुप्त। आप जानते हैं कि यह जो समुद्रगुप्त है गुप्त वंश का शासक है। गुप्त वंश का शासक है जो अपने विजय अभियान के लिए जाना जाता है। विजय अभियान के लिए जाना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि गुप्तों का जो साम्राज्य विस्तार हुआ, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार करने में योगदान किसी का रहा तो समुद्रगुप्त का रहा है। और इसने आपको बता दें प्रक्रमांक की उपाधि लेता है। प्रक्रमांक, व्याघ्र प्रक्रमांक, व्याघ्र प्रक्रमांक की उपाधि लेता है, कविराज की उपाधि लेता है। ये सारी उपाधियां किसकी है? तो समुद्रगुप्त की।
समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है, इसे भारत का नेपोलियन भी करते हैं, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको? तो समुद्रगुप्त को। अब देखेंगे यहाँ पर आता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को बारे में कहा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। और यह जो चंद्रगुप्त द्वितीय है विजय अभियान के लिए कम, लेकिन साहित्य एवं कला के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। आप देखेंगे कि इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, और उन नवरत्नों में कालिदास, अमर सिंह, छपणक, बेताल भट्ट, बराहमिहिर, भरूची, आर्यभट्ट, ऐसे ऐसे लोग आते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, या दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने, ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, और डी है महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, और डी है महाराष्ट्र। इसमें आपको आंसर बताना है। आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर देखेंगे, आंसर होगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान, या माउंट आबू राजस्थान। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू राजस्थान में है। और आपको बता दें, यह जो माउंट आबू है अरावली पर्वतमाला में है। कहाँ है? अरावली पर्वतमाला जो भारत का, पहले तो यह पर्वत बलित पर्वत था, लेकिन वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है। और आपको बता दें, जो ये अरावली पर्वतमाला इस तरीके से अरावली पर्वतमाला है, तो राजस्थान का जो नीचे वाला भाग है वहां पर है माउंट आबू यहाँ पर है। और ये जो माउंट आबू है यहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। और कहा जाता है कि यह पंच मंदिर है। क्या है? पंच मंदिर है, यानी 5 मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर 5 मंदिर है। ठीक है, अब पता है कि माउंट आबू राजस्थान के पास में है। आपको बता दें, यह माउंट आबू जो है राजस्थान का पर्वतीय पर्यटन स्थल है। क्या है? तो पर्वतीय पर्यटन स्थल है। पर्वतीय पर्यटन स्थल है कौन? माउंट आबू राजस्थान। माउंट आबू का राजस्थान जो है पर्वतीय पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर वहीं पर स्थित है। और आपको बता दें कि यह जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, यह चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा, चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा 11वीं से 13वीं सदी के बीच में बनाया गया। कौन? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू राजस्थान। और ये माउंट आबू भी अगर जाएंगे तो अगर ऐसे अरावली को देखेंगे तो इसके निचले जो भाग है या दक्षिणी भाग है वहां पर है माउंट आबू राजस्थान। और यह जो माउंट आबू है पर्वतीय पर्यटन स्थल के लिए भी जाना जाता है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में तीर्थ स्थल के रूप में देखेंगे तो वाराणसी, ये बनारस या वाराणसी कह दें, और प्लस इलाहाबाद जो है, 2 प्रमुख जो है पर ये तीर्थ स्थल है। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, आप बहुत सारे पर्यटन स्थल मिलेंगे मध्य प्रदेश में। जैसे अगर आप जाते हैं तो नचना कुठार का मंदिर यहीं पर है। इसके बाद में जाएं मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे आपको पर्वतीय पर्यटन स्थल मिलेंगे, तीर्थ स्थल मिलते हैं। इसके बाद में है मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में आए तो शिरडी का साई धाम है, शिरडी का साई मंदिर है वो। इसके बाद में अजंता और एलोरा की गुफा, अजंता एवं एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा का गुफा। यहाँ पर आएंगे तो भेड़ा घाट जलप्रपात है। इसके बाद में जैन धर्म से संबंधित है, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। थोड़ा सा मिस कर रहे हैं इस बात को। भेड़ा घाट जलप्रपात है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगले कभी देखेंगे, इसमें अभी ध्यान आ नहीं रहा है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है मौर्य प्रशासन में केंद्रीय अधिकारियों को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन में, मौर्यों की प्रशासन की बात कर रहा है,
मौर्य प्रशासन में केंद्रीय अधिकारियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ए अमात्य, बी तीर्थ, सी अध्यक्ष और डी है नन। आपको बताना है इसमें क्या आंसर होगा। ऑप्शन है ए अमात्य, बी तीर्थ, सी अध्यक्ष और डी है नन। इसमें आंसर होगा तीर्थ। तीर्थ केंद्रीय अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था और इनकी संख्या कितनी थी? तो 18 के मौर्यों के प्रशासन में केंद्रीय अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था और इनकी संख्या कितनी थी? 18। ठीक है, कहता है कि केंद्रीय प्रशासन के बारे में, मौर्यों के केंद्रीय प्रशासन की जानकारी जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज के इंडिका से जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है? तो मेगास्थनीज के इंडिका से जानकारी मिलती है। किसके बारे में? तो मौर्य प्रशासन के केंद्रीय अधिकारियों के बारे में। केंद्रीय अधिकारियों के बारे में पहली बार जानकारी मिलती है कहां से, या संपूर्ण जानकारी मिलती है कहां से? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और मेगास्थनीज के इंडिका से। आपको यह जाने या आपको जानकारी मैं दे दूं कि भारत में पहली बार, जो आप भारत देख रहे हैं अब, यह वर्तमान भारत देख रहे हैं, तो वर्तमान भारत को छोड़ दें, यहां से अगर कहता है कि अगर हम भारत को देखें तो अगर हम भारत को देखें तो अफगानिस्तान का यह इलाका से लेकर के यहाँ केरल पुत्र, सत्यपुत तक और इस बंगाल के इलाके तक जो है, भारत में जो पहली बार राजनीतिक एकीकरण किया गया वह मगध से शासन करने वाले थे। कौन? मौर्य। कौन थे? तो मौर्य वंश के लोग, मौर्य वंश। और पहली बार राजनीतिक एकता, यानी भारत के बीच में कोई दूसरा शासक नहीं था और इस तरीके से पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिलती है। राजनीतिक एकता देखने को मिलती का तो मौर्य वंश के शासकों के द्वारा। और इस राजनीतिक एकता को बनाए के रखने के लिए मौर्य वंश के शासकों के द्वारा बड़ा प्रशासनिक व्यवस्था रखा जाता था। और उस बड़े प्रशासनिक व्यवस्था में आपको बता दें 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष हुआ करते थे। 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष थे। और कहा दिए नहीं, मेगास्थनीज अपने इंडिका में कहता है कि मौर्यों के प्रशासन में, मेगास्थनीज अपने इंडिका में कहता है कि मौर्यों के प्रशासन में 18 तीर्थ, 27 अध्यक्ष एवं 4 मंत्री होते थे। कितने मंत्री होते थे? तो 4 मंत्री। मंत्रियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। और आपको बता दें ये जो मंत्री हैं या जो तीर्थ हैं, इन्हें उपधा परीक्षण के द्वारा, लिखता है कि उपधा परीक्षण के द्वारा इनकी नियुक्ति होती थी। इनकी नियुक्ति कैसे होती थी? तो उपधा परीक्षण के द्वारा इनकी नियुक्ति होती थी। ठीक है, और कहता है कि 18 तीर्थ हैं और 27 अध्यक्ष हैं। आपको कहते हैं प्रशासन का काम धाम देखने के लिए तीर्थों को, जबकि आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक प्रशासन को देखने के लिए अध्यक्ष होते थे। आर्थिक प्रशासन को। यही नहीं, मेगास्थनीज अपने इंडिका में कहता है कि जो राजधानी पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र जो राजधानी था, उस राजधानी का देख रेख करने के लिए 6 समितियां होती थी और इन 6 समितियों में 5-5 सदस्य होते थे। 5 सदस्य हुआ करते थे और इनके द्वारा जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का देखरेख किया जाता था। इसके बाद अगर हम इनकी सैनिक व्यवस्था की जानकारी देखेंगे तो सैनिक व्यवस्था की जानकारी हमें प्लिनी से मिलता है, जस्टिन और प्लूटार्क नामक यूनानी स्रोतों से मिलता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य की सेना या मौर्यों का सैनिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं कि मौर्य प्रशासन में केंद्रीय अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो तीर्थ, जबकि केंद्रीय अधिकारियों को तीर्थ, इनकी संख्या 18 थी, जबकि अध्यक्षों की संख्या 27 थी। मंत्री कितने थे? 4 थे। इनकी जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और मेगास्थनीज के इंडिका से मिलता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है, बनाई गई है या की गई है, किसके द्वारा? भगवान बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई है। ऑप्शन है ए जापानियों के द्वारा, बी थाई लोगों के द्वारा, सी श्रीलंकाइयों के द्वारा और डी भूटानियों के द्वारा। यह क्वेश्चन आपको बनाना है, हल करेंगे आप। भगवान बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है ए जापानियों द्वारा, बी थाई लोगों के द्वारा, सी श्रीलंकाइयों के द्वारा और डी भूटानियों के द्वारा। आंसर बनाएंगे, इसका आंसर है जापानियों के द्वारा। भगवान बुद्ध की जो 80 फीट की प्रतिमा है बोध गया में,
बोध गया में, वह किसके द्वारा बनाया गया है? जापान के लोगों के द्वारा या जापानियों के द्वारा। ठीक है, और यह जानते हैं कि भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर? बोध गया में। या निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर? बोध गया में। ठीक है, जिसके कारण इन्हें बुद्ध कहा गया, या तथागत कहा गया, या शाक्य मुनि कहा गया, या फिर प्रज्ञावान भी कहते हैं। प्रज्ञावान भी कहा गया किनको? भगवान बुद्ध को। और भगवान बुद्ध के जो वर्तमान में 80 फीट की प्रतिमा है वह कहाँ के लोगों द्वारा बनाया गया? तो जापान के लोगों द्वारा। एक है भी थाई लोग, थाई लोग का मतलब थाईलैंड के द्वारा, श्रीलंका यानी श्रीलंकाइयों के द्वारा, और भूटानियों के द्वारा। आपको बता दें कि भले ही आज बौद्ध धर्म जो है भारत में विलुप्त हो चुका है या विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन अभी भी दक्षिण पूर्वी एशिया के मैक्सिमम देशों में, दक्षिण पूर्वी एशिया के मैक्सिमम देशों में अभी भी बौद्ध धर्म प्रचलित है और वहां पर अपना प्रभाव रखता है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन को। अगला देखेंगे क्वेश्चन को, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन दिया है दिव्यावदान, बी 13वां शिलालेख, सी स्तंभ लेख, और डी है महावंश। इसमें से आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। आंसर है 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख से अशोक के कलिंग अभियान की जानकारी। आपको बता दें कि यह जो कलिंग है उड़ीसा में है, उड़ीसा में जिसकी राजधानी जौगढ़ थी, जौगढ़ और तोसली थी। ठीक है, दो राजधानियां थी कलिंग की, जौगढ़ एवं तोसली थी। और अशोक के 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है कि अशोक जो है अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण करता है, जिसमें बहुत लोग मारे जाते हैं और बहुत लोग घायल होते हैं और बंदी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात की जानकारी, यानी अशोक की कलिंग अभियान की जानकारी कहां से मिलती है? तो 13वें शिलालेख से। ठीक है, इसके अलावा 13वें शिलालेख में एक और बात दिया गया है कि अशोक का हृदय परिवर्तन की भी चर्चा मिलती है कहां से? तो 13वें शिलालेख से। कलिंग विजय की जानकारी भी मिलती है प्लस हृदय परिवर्तन की भी जानकारी मिलती है। कहता है कि अशोक जो है कलिंग का विजय अपने 8वें वर्ष में करता है और उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बंदी बनाए जाते हैं, जिसके कारण अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। और हृदय परिवर्तन होने के कारण वह जो है बौद्ध धर्म को अपनाता है प्लस धम्म की नीति जारी करता है। और इस धम्म नीति के द्वारा वह अपने जनता को संबोधित करता है और जनता पर शासन भी करता है। और इस धम्म नीति के तहत ही आपको बता दें अशोक हथियार रख करके शासन करना शुरू करता है, जिसके कारण भारत में कहा जाता है कुछ ब्राह्मण और श्रमण थे और बहुत सारे संप्रदाय के लोग थे, विभिन्न प्रकार के और विभिन्न जातियों के लोग थे। और उस स्थिति में अशोक जो है हथियार रख करके धम्म नीति का प्रतिपादन करता है और उस धम्म नीति के माध्यम से शासन करता है। और आपको बता दें इस धम्म नीति की व्याख्या 11वें शिलालेख में करता है। 11वें शिलालेख में करता है अशोक, और कहता है कि किमचुम धम्मे, धम्म क्या है? तो कहता है अपस्याने बहुज्ञाने दया दाने माधवे साधवे च, यानी दया करना, साधुता रखना, दूसरों को आदर करना, ज्यादा ग्रहण करके नहीं रखना, ज्यादा बचत ये नहीं होता है ज्यादा बचा करके या ज्यादा पकड़ करके नहीं रखना। इन सारी बातों की जानकारी देता है अशोक अपनी धम्म नीति के माध्यम से। और इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? तो 11वें शिलालेख में। धम्म नीति की व्याख्या 11वें शिलालेख में, जबकि कलिंग विजय और हृदय परिवर्तन की चर्चा कहाँ? 13वें शिलालेख में। आपको बता दें कि ये जो शिलालेख आप समझ रहे होंगे, यह जो शिलालेख है, कई शिलालेख थे, मतलब शिलालेख थे, ऐसे शिलापट था और उस पर 14 लेख थे, 1 से लेकर के 14 तक लेख थे। इसे शिलालेख कहा गया। स्तंभ लेख आप देखते हैं, जो स्तंभ लेख है इसमें 7 लेख थे, स्तंभ था, पिलर थे, और ये पिलरों पर 1 2 3 1 से लेकर के 7 तक लिखा हुई बात थी, तो स्तंभ लेख।
और इसके माध्यम से स्तंभ लेखों के माध्यम से अशोक अपना रजज्ञा जारी करता है, रज्यादेश जारी करता है। मतलब अशोक अपने स्तंभ लेखों के माध्यम से, यह स्तंभ लेख आप जाएंगे तो सारनाथ का अशोक स्तंभ की बात करें, प्रयाग का स्तंभ की बात करें, रामपुरवा की बात करें, लौरिया हरिराज लौरिया नंदनगढ़ से मिले हुए स्तंभ, तो ये सारे जो स्तंभ मिले हैं उन पर 7 लेख थे, जबकि शिलालेख 14 थे। शिलालेखों में भी कई शिलालेख देखेंगे, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख। स्तंभ लेख में 2, लघु स्तंभ लेख और बृहद स्तंभ लेख। तो इस प्रकार से 5 प्रकार से शिलालेख मिलते हैं। और यह पहला शासक है अशोक जो अभिलेख के माध्यम से या अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित करता है। और 13वें शिलालेख में आप देख रहे हैं कि कलिंग विजय की चर्चा मिलती है, प्लस अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की जानकारी मिलती है कि अशोक हृदय परिवर्तन करता है, बौद्ध धर्म अपनाता है, धम्म की नीति का प्रतिपादन करता है। और उस धम्म नीति की व्याख्या कहाँ पर, तो 11वें शिलालेख में। ठीक है, अब देखेंगे दिव्यावदान। यह दिव्यावदान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित किताब है, और बौद्ध धर्म से संबंधित किताब है, और महायान संप्रदाय के लोगों ने लिखा। किसने लिखा, तो महायान संप्रदाय के लोगों ने लिखा। और यह दिव्यावदान किस भाषा में है, तो संस्कृत में बौद्धों के बारे में जानकारी दिव्यावदान से मिलती है। और ये महायान संप्रदाय की एक और किताब है ललित विस्तर की बात करें तो यह भी महायान संप्रदाय की किताब है। इधर आएंगे तो डी ऑप्शन पर महावंश और दीपवंश 2 किताब है जो बौद्धों के द्वारा लिखा गया किताब है। और यह जो है पाली भाषा में लिखे हुए हैं, पाली भाषा में लिखा हुआ है। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, समय थोड़ा सा कम पड़ रहा है, फिर आगे जो है इसका अगला वीडियो आपको जारी करेंगे। आपको धन्यवाद।